तारीख थी 16 अप्रैल साल 2026। विक्रांत नाम का एक शख्स हर रोज की तरह घर से सुबह ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन शाम होने के बाद भी वो वापस नहीं लौटता। ये देखकर उसकी पत्नी प्राची को टेंशन होने लगती है और वो विक्रांत को फोन करके उसके बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। जिसके बाद प्राची 23 अप्रैल को थाने में विक्रांत की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है, लेकिन उसका फिर भी कोई अता पता नहीं चलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विक्रांत गया कहाँ? क्या वो किसी साजिश का शिकार हो चुका था? कैसे कांस्टेबल ने प्राची को विक्रांत तक पहुंचाया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में एंड तक देखिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां गोविंदपुरम कॉलोनी में विक्रांत नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहा करता था। विक्रांत की फैमिली में उसके पेरेंट्स थे जो अपने बेटे को हमेशा सपोर्ट करते थे और सोचते थे कि विक्रांत एक ना एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेगा। वही विक्रांत का सपना भी यही था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की और दिन रात मेहनत करके डूडा यानी डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी में अपनी जगह बनाई और विक्रांत को बागपत में सिटी मिशन मैनेजर यानी CMM की पोस्ट दी गई। आपको बता दें, ये पोस्ट काफी जिम्मेदारी वाली होती है, जिसे विक्रांत बहुत अच्छी तरह से निभा रहा था। नौकरी लगने के बाद पेरेंट्स ने सोचा कि अब उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, इसलिए उसकी शादी कर देनी चाहिए। पेरेंट्स विक्रांत के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं और तब उन्हें प्राची सिंह के बारे में पता चलता है, जो नोएडा में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग यानी इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में काम करती थी। प्राची एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी जो परिवार के साथ अपने घर को मैनेज करना अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए जब विक्रांत की फैमिली प्राची से मिली तो उन्हें पहली ही नजर में वो अपने बेटे के लिए पसंद आ गई और दोनों परिवारों के बीच हुई बातचीत के बाद विक्रांत और प्राची का रिश्ता तय कर दिया गया और फिर धूमधाम से इनकी शादी हो गई। शादी के बाद विक्रांत प्राची को लेकर बागपत आ गया और दोनों किराए पर एक फ्लैट लेकर रहने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद प्राची एक बेटी को जन्म देती है, जिसके आने के बाद एक छोटी सी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। प्राची जॉब की वजह से कभी नोएडा में रहती तो कभी बागपत में। जब भी वो घर नहीं होती थी तो ऐसे में बेटी की जिम्मेदारी विक्रांत पर आ जाती थी, जिसे वो बहुत अच्छे से निभाता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 16 अप्रैल 2026 को कुछ ऐसा होता है कि ये छोटी सी फैमिली टूटकर बिखर जाती है। दरअसल 16 अप्रैल साल 2026 की सुबह हर रोज की तरह विक्रांत अपने ऑफिस जाता है, लेकिन शाम को वापस लौट कर नहीं आता। प्राची जो कुछ दिन पहले ही नोएडा से बागपत आई थी, वो विक्रांत के घर न आने की वजह से थोड़ी परेशान हो जाती है और उसे कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ बताता है। ये देखकर प्राची अब विक्रांत के दोस्तों और ऑफिस में काम करने वाले कॉलीग्स को फोन करके उनसे विक्रांत के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। इसी तरह 23 अप्रैल साल 2026 आ जाता है। अब तक प्राची ने विक्रांत को हर जगह ढूंढ लिया था, यहाँ तक कि उसने प्रयागराज में भी रिश्तेदारों के घर फोन करके उसके बारे में पूछा, पर जब विक्रांत का कुछ पता नहीं चला तो प्राची बागपत कोतवाली पहुंची और पुलिस को बताया कि उसका पति विक्रांत 16 अप्रैल से घर नहीं आया। उसका नंबर भी लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। प्राची ने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत का कहीं भी कोई अता पता नहीं चल रहा। ये सुनकर पुलिस उसे दिलासा देती है और फौरन ही विक्रांत की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके बाद पुलिस प्राची से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि विक्रांत को गायब करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्या उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? इस पर वो हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि उसे राखी कश्यप नाम की एक लड़की पर डाउट है, जो बागपत जिले के राजपुर खामपुर गांव में रहती है। हो ना हो विक्रांत को गायब करने में उसी का हाथ है। ये सुनते ही पुलिस राखी के बारे में जांच पड़ताल कर उसे 23 अप्रैल की रात को ही हिरासत में लेकर थाने ले आती है और फिर 24 अप्रैल को पूछताछ शुरू की जाती है। पुलिस राखी से पूछती है कि क्या वो विक्रांत को जानती है। इस पर वो हाँ में जवाब देती है और पुलिस को बताती है कि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। काफी वक्त से दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। हालांकि राखी को पता था कि विक्रांत पहले से शादीशुदा है और एक बेटी का पिता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो विक्रांत के साथ शादी करना चाहती थी और विक्रांत का भी यही ख्याल था। इसलिए दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो 25 अप्रैल को एक मंदिर में शादी कर लेंगे और फिर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन जब राखी ने 16 अप्रैल को विक्रांत के पास फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा, यहाँ तक कि वो उससे मिलने भी नहीं आया, जबकि 25 अप्रैल को ये दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन विक्रांत के इस तरह अचानक गायब हो जाने से राखी समझ गई कि वो ये शादी नहीं करना चाहता है, इसलिए उसे छोड़कर कहीं चला गया है। तब से वो खुद विक्रांत को तलाश कर रही है। ये सुनकर पुलिस को राखी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो उसे घर जाने के लिए कह देती है। इधर प्राची विक्रांत के ना मिलने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो बार बार थाने के चक्कर काट रही थी, पर विक्रांत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी।
लेकिन एक कांस्टेबल ने प्राची की परेशानी को समझा और उसे बताया कि 17 अप्रैल को सहारनपुर जिले के बड़गांव इलाके में मौजूद हसनपुर लोटनी गांव के पास नहर में एक बॉडी मिली थी जो किसी आदमी की थी। अब क्योंकि बॉडी बागपत से करीब 100 किलोमीटर दूर सहारनपुर में मिली थी, इसलिए सहारनपुर पुलिस ने इसे अनआइडेंटिफाइड बॉडी मानकर रखा, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी। कांस्टेबल ने प्राची से कहा कि हो सकता है कि वो बॉडी आपके हस्बैंड की हो, इसलिए वो एक बार वहां जाकर देखा है। ये सुनते ही प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे अपना छोटा सा परिवार बिखरता हुआ दिखने लगा। लेकिन फिर भी उसने खुद को किसी तरह संभाला और सहारनपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जहां प्राची को बॉडी की तस्वीरें और कपड़े दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो पहचान लेती है कि वो उसके पति विक्रांत के हैं। प्राची फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और पहचान होने के बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जिसमें खुलासा होता है कि विक्रांत की जांघ पर गोली मारी गई थी और फिर उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिस वजह से विक्रांत इस दुनिया से विदा हो गया और फिर उसकी बॉडी को नहर में फेंक दिया गया। लेकिन ये सब किसने किया था? उसकी विक्रांत से क्या दुश्मनी थी? पुलिस अब इन सब सवालों के जवाब जानना चाहती थी, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और सबसे पहला शक राखी पर ही जाता है। इसलिए पुलिस उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है और जब उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि वो लगातार विक्रांत के कॉन्टैक्ट में थी और 16 अप्रैल की रात को भी दोनों साथ में थे। ये देखकर अब पुलिस का डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है और वो राखी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसके बाद पुलिस किसी तरह उसके किराए के कमरे में पहुंचती है, पर वहां भी राखी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं गायब हो गई है। पुलिस उसे ढूंढने की तमाम कोशिश करती है, लेकिन 27 अप्रैल 2026 की शाम करीब 6:30 बजे पुलिस को खबर मिलती है कि रजापुर नौगावा के पास जंगल में एक बोरी बरामद हुई है, जिसके अंदर एक महिला की बॉडी है। ये सुनते ही पुलिस नौगावा के लिए रवाना हो गई और जब जंगल में पहुंची तो देखा कि उस बोरी में सच में एक बॉडी है जिसे रस्सियों से बांधा गया था। पुलिस उसे बोरी से बाहर निकलवाती है और जब अच्छे से देखती है तो पता चलता है कि यह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राखी की है, जिससे अभी 2-3 दिन पहले ही पुलिस ने पूछताछ की थी। विक्रांत को मारने वाला अभी तक हाथ नहीं लगा था और अब राखी की भी जान जा चुकी थी, लेकिन इन दोनों की जान लेने के पीछे किसका हाथ था, ये बात पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। शुरुआत में उन्हें राखी पर शक था, लेकिन वो तो अब जिंदा ही नहीं थी जो अब उससे सवाल किए जाते। इसलिए पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और सबसे पहले राखी के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करती है। काफी दिन की जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि वो बागपत के राजपुर खामपुर गांव की रहने वाली थी। राखी के 2 भाई थे जिन्होंने करीब 7 साल पहले उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से करवाई थी और राखी विदा होकर मेरठ पहुंची थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उसका अपने ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा होने लगा, जिससे तंग आकर राखी मेरठ से बागपत आ गई और अपने मायके में रहने लगी। इसी दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो गया, जिससे राखी ने शादी करने का फैसला किया। इसी सोच के साथ उसने अपने पहले पति को डिवोर्स दिया और दूसरी शादी कर ली। राखी की फैमिली को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि वो तो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी आपत्ति नहीं जताई। अब राखी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका अपने दूसरे पति से भी लड़ाई झगड़ा होने लगा, जिस वजह से वो फिर से अपने मायके में आकर रहने लगी। लेकिन इस बार परिवार उसका साथ नहीं देता है। राखी के भाई उसे समझाते हैं कि वो इस तरह कभी भी अपना घर नहीं बसा पाएगी, उसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन राखी अपनी मर्जी की मालकिन थी, इसलिए वो भाइयों के समझाने पर वापस ससुराल जाने के बजाय मायका भी छोड़ देती है और अकेले रहने का फैसला करती है और बागपत शहर की अर्जुनपुरम कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। साथ ही घर का खर्चा चलाने के लिए नौकरी की तलाश में जुट जाती है। तभी उसकी मुलाकात नगर पालिका परिषद के एक अधिकारी से होती है, जिसके साथ देखते ही देखते राखी की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन एक दिन उस अधिकारी की वाइफ को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। वो राखी के घर के बाहर आकर जमकर हंगामा करती है और राखी से कहती है कि वो उसके हस्बैंड से दूर रहे। इस अधिकारी को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे अपने बदनामी का डर सताने लगता है, इसलिए वो इस जिले को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाता है, जबकि राखी अकेले रह जाती है और अपना ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुजारने लगती है। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात विक्रांत से होती है। दोनों के बीच शुरुआत में हल्की फुल्की बातचीत होती है, लेकिन फिर वक्त के साथ नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। राखी को पता था कि विक्रांत शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो अपने कदम पीछे नहीं लेती है। एक तरफ जहां वो विक्रांत के साथ रिलेशन में थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसका अफेयर एक पूर्व पॉलिटिशियन सुधारस चौहान के साथ भी चलना शुरू हो गया था, जिसके नाम का खुलासा तब होता है जब राखी की सीडीआर निकलवाई जाती है। पुलिस फौरन सुधारस के घर पहुंचकर उसे हिरासत में लेती है और थाने में लाकर उससे पूछताछ करती है, जो शुरुआत में कुछ भी बताने से साफ इनकार करता है।
लेकिन जब पुलिस अपना सख्त रवैया इख्तियार करती है तो सुधारस सारा सच बयां कर देता है। वो पुलिस को बताता है कि राखी जिस तरह विक्रांत के करीब थी, उसी तरह सुधारस के भी नजदीक थी। सुधारस को राखी और विक्रांत के रिलेशन और उनकी शादी की प्लानिंग के बारे में मालूम था, जबकि विक्रांत को भी सुधारस और राखी के बीच के कॉन्टैक्ट के बारे में जानकारी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन दोनों के बीच भी अफेयर चल रहा है, बल्कि वो सुधारस को राखी का अच्छा दोस्त समझता था और ये सभी अक्सर मिलते जुलते थे। 16 अप्रैल को राखी अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखती है, जिसमें सुधारस, उसका साथी कपिल चौहान, विक्रांत तीनों शामिल होते हैं। दरअसल ये पार्टी शादी के जश्न की खुशी में रखी गई थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि विक्रांत और राखी 25 अप्रैल 2026 को शादी करने वाले थे। विक्रांत ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर राखी से शादी करने की पूरी तैयारी कर ली थी और इसके लिए अपने अकाउंट से 4 लाख रुपए भी निकाले थे। इसी शादी और नई जिंदगी की शुरुआत के जश्न के तौर पर राखी ने अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जहां चारों मिलकर खूब एंजॉय कर रहे थे और सब नशे में थे। अचानक विक्रांत और राखी के बीच मथुरा के एक प्लॉट को लेकर कहासुनी होने लगी। दरअसल विक्रांत ने मथुरा में एक कीमती प्लॉट खरीदा था। राखी लगातार उस पर दबाव बना रही थी कि वो उस प्लॉट को राखी के नाम ट्रांसफर कर दे, पर विक्रांत इसके लिए रेडी नहीं था। पार्टी के दौरान भी इस प्लॉट को अपने नाम कराने के लिए राखी और विक्रांत के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राखी ने गुस्से में आकर सुधारस की लाइसेंस वाली पिस्टल निकाली और विक्रांत की जांघ पर गोली मार दी, जिस वजह से वो तड़पने लगा और उसकी हालत देखकर राखी बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने खुद 16 अप्रैल की रात को पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया और कहा कि उसके पति ने खुद को गोली मार ली है। इतना कहकर राखी ने फोन कट कर दिया और पुलिस ने जब दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। थोड़ी देर बाद राखी ने पुलिस को फिर से कॉल किया और कहा कि वो महज एक घरेलू विवाद था और गलती से कॉल लग गई थी। पुलिस ने राखी की बात को सीरियसली नहीं लिया और न ही मौके पर जाकर इसकी जांच की। अगर पुलिस उसी रात एक्टिव हो जाती तो विक्रांत की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। इधर विक्रांत जो गोली लगने की वजह से तड़प रहा था, उसे तीनों अब सहारनपुर के हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं ताकि उसका इलाज कराया जा सके। पर रास्ते में उनका प्लान बदल जाता है। सुधारस को लगता है कि अगर विक्रांत को हॉस्पिटल ले जाया गया तो पुलिस केस बनेगा, क्योंकि गोली सुधारस की पिस्टल से चली थी, इसलिए उसे जेल जाना पड़ेगा। अपने आप को बचाने के लिए सुधारस, राखी और कपिल घायल विक्रांत को अस्पताल लेने के बजाय रास्ते में ही मारने का डिसाइड कर लेते हैं। कपिल रास्ते में एक बड़े से पत्थर को उठाता है और उससे विक्रांत के सर पर ताबड़तोड़ वार करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद ये लोग सबूत मिटाने के लिए उसके हाथ पर बांधकर बॉडी को सहारनपुर की बड़गांव नहर में फेंक देते हैं और फिर वापस अपने घर लौट आते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब राखी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो सुधारस और कपिल दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं राखी के जरिए पुलिस उन तक ना पहुंच जाए, इसलिए वो उसे भी रास्ते से हटाने का फैसला करते हैं और उसे बहाने से रजापुर नौगावा इलाके में मौजूद एक फार्म हाउस में पार्टी के लिए बुलाते हैं। राखी जो उनके इरादे से अनजान थी, वो बिना कुछ सोचे समझे वहां पे पहुंच जाती है और जब वो नशे में धुत होती है तो प्लान के मुताबिक सुधारस और कपिल राखी पर हमला कर देते हैं और उसकी बॉडी को एक बोरे में लपेटकर पास के ही एक जंगल में फेंक देते हैं। सुधारस ने पुलिस को यह भी बताया कि राखी ने उसका एक आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। वो इस वीडियो के बदले सुधारस से करीब 25 लाख रुपए ऐड चुकी थी और लगातार और पैसों का दबाव बना रही थी, इसलिए वो भी उसे मारना चाहता था। आपको बता दें, फिलहाल सुधारस और कपिल दोनों जेल में हैं। पुलिस ने उसे सहारनपुर कोर्ट में पेश किया था, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है। देखिए, ये कहानी साबित करती है कि कर्मों का हिसाब किताब इसी धरती पर होता है और बुराई का अंत हमेशा भयानक होता है। राखी ने पैसों के लालच में आकर पहले सुधारस को ब्लैकमेल किया, फिर शादी और प्रॉपर्टी के चक्कर में विक्रांत को गोली मार दी। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए, जिस सुधारस का इस्तेमाल करके उसने विक्रांत की बॉडी को नहर में फेंकवाया, उसी सुधारस ने अपनी जान बचाने के लिए राखी को दुनिया से विदा कर दिया। उसे अपने किए की सजा किसी अदालत से पहले अपनी ही साजिश के हिस्सेदार से मिल गई। वाला आपका ओपिनियन इस केस पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।